आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइबर किल चेन के बारे में कि आखिर साइबर किल चेन क्या है, साइबर किल चेन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और साइबर किल चेन क्यों बनाया गया था इसके ऊपर। यहाँ देखो क्या होता है कि जितने भी साइबर अटैक्स होते हैं ना, उनका एक पैटर्न होता है, ठीक है। और उसी पैटर्न को समझने के लिए और उसको रोकने के लिए बनाया गया था साइबर किल फ्रेमवर्क। अब देखो इसे क्रिएट किसने किया था? इसे क्रिएट किया था लॉकहीड मार्टिन ने। और इसके पीछे का पर्पस क्या था कि उनको समझना था कि आखिर जो साइबर अटैक्स होते हैं या कोई भी अटैक्स होते हैं साइबर में, ठीक है, वो कैसे कौन कौन से स्टेप्स को वो फॉलो करते हैं। मतलब स्टार्टिंग स्टेप्स कौन सा होता है, फिर सेकंड कौन सा होता है, थर्ड कौन सा होता है और लास्ट तक कौन से स्टेप्स होता है। इन सारे स्टेप्स को समझने का ना वो कोशिश करते हैं और इसीलिए उन्होंने ये फ्रेमवर्क को बनाया ताकि जो डिफेंडर्स होते हैं, जो डिफेंस के साइड के लोग होते हैं, वो ताकि रोक सकें इस अटैक को जल्दी से जल्दी और पहले। अब आगे समझते हैं। एवरी अटैक हैज़ ए ब्लूप्रिंट, मतलब जितने भी अटैक्स हैं ना उसके एक ब्लूप्रिंट्स होते हैं। इस चीज़ को समझो, क्योंकि कोई भी जा करके किसी भी सिस्टम को यूं ही हैक नहीं कर देता कि हाँ कि मेरा आज मन हुआ जा करके मैं किसी सिस्टम को हैक कर दिया, 4 कमांड दबाया, 4 कमांड को टाइप करा और हो गया सिस्टम हैक। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। इसके लिए पूरा स्ट्रक्चर वे में होता है, पूरी प्लानिंग होती है, तभी जा करके आप कुछ कर सकते हो। वरना अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है कि मूवी की तरह देखा, 4 बटन पे हाथ घुमाया और कॉम्प्रोमाइज़ हो गया सिस्टम। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। देखो इन सारे स्टेज कौन कौन से स्टेज होते हैं इसको समझते हैं। सबसे पहला आता है रिकॉनेसेंस, फिर आता है वेपनाइजिंग, फिर आता है डिलीवरी, फिर आता है एक्सप्लॉइटेशंस, फिर आता है इंस्टॉलेशंस एंड अगेन कमांड एंड कंट्रोल एंड द लास्ट वन इज एक्शन ऑन ऑब्जेक्टिव। तो ये 7 स्टेज हैं जो हमारे साइबर किल चेन फ्रेमवर्क में आते हैं। तो चलो अब आगे देखते हैं सारे इन सारे स्टेप्स को। अब हम बात करते हैं सबसे पहले स्टेज की, जिसको कहते हैं रिकॉनेसेंस। रिकॉनेसेंस का मतलब क्या होता है? रिकॉनेसेंस का मतलब होता है, अगर इसे आसान शब्दों में मैं बताऊं तो इसका मतलब होता है इन्फॉर्मेशन गैदर करना। मतलब मान के चलो कि इसमें क्या समझा जाता है, इसमें समझा ये जाता है कि जो अटैकर होता है ना, वो विक्टिम को स्टडी करता है, ठीक है। मतलब अटैकर अपने टारगेट को स्टडी करता है कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालता है। अगर मान के चलो कि अगर हमें किसी पे अटैक करना है, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन पे या किसी पर्सन पे या किसी पे भी अगर साइबर अटैक करना है, तो हमें सबसे पहले में उस पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना होगा। जैसे कि उसका नाम हो गया या उसका ईमेल एड्रेस हो गया, उसका फ़ोन नंबर हो गया या ऐसी चीज़ें जिससे हम उस तक पहुंच सकें, ठीक है। तो देखो यहाँ पढ़ो क्या होता है कि इसमें कि सबसे पहले अटैकर क्या होता है कि वो ना स्कैन करता है पब्लिक वेबसाइट्स को। मीन्स कि जो भी पब्लिक डोमेन पे उसकी डेटा है उस पर जा करके वो स्कैन करता है कि हाँ कि कहीं पे उसका ईमेल आईडी मिलता है या कहीं पे उसके अकाउंट्स मिलते हैं या फिर उसके ईमेल आईडी के फॉर्मेट्स देखता है कि वो जीमेल है या फिर क्या है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करने का ट्राई करता है कि हाँ कि उस पर्सन से रिलेटेड या उस कंपनी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन उसे मिल सके। अब इसमें क्या होता है, रिकॉनेसेंस में ना 2 चीज़ होती हैं, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। देखो सबसे पहले पैसिव समझते हैं। पैसिव का मतलब क्या होता है? वो इन्फॉर्मेशन जिसे हम इंटरनेट पे पहले से अवेलेबल है, जा करके हम बस ग्रैब कर रहे हैं, ठीक है, जा करके उस इन्फॉर्मेशन को हम ग्रैब कर रहे हैं, उठा ले रहे हैं और फिर पता कर रहे हैं। दूसरा आता है हमारा एक्टिव। एक्टिव में क्या हो जाता है, मान के चलो कि हमारे पास पर्सन का लैपटॉप है या किसी कंपनी का हमारे पास ना नेटवर्क एक्सेस है, तो हम स्कैन करते हैं, ठीक है, डिवाइस को स्कैन करते हैं, जिसमें हम डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, उससे फिजिकली भी हम डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। ये हो जाता है हमारा एक्टिव। अब नेक्स्ट चलते हैं हम वेपनाइजेशन के ऊपर। अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेज को लेकर के कि हमारा सेकंड स्टेज होता है वेपनाइजेशंस। अब वेपनाइजेशंस क्या होते हैं? वेपनाइजेशन ये होते हैं कि इसमें जो अटैकर है वो विक्टिम के लिए एक मालवेयर क्रिएट करता है। मालवेयर बोले तो एक डिजिटल वेपन को क्रिएट करता है ताकि अटैकर के जो भी एक्सेस है सिस्टम का वो ले सके। अब देखो इसमें क्या करता है कि वो जो भी उसको इन्फॉर्मेशन मिला है ना, उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके, ठीक है, अब वो ट्राई करेगा, मान के चलो कि उसका ईमेल मिला, अब वो ट्राई करेगा कि वो एक पेलोड बनाए या एक्सप्लॉइट बनाए, ठीक है, और उस पेलोड को या एक्सप्लॉइट को विक्टिम तक पहुंचाएगा। मान के चलो इन्फॉर्मेशन में उसे पता चला कि हाँ कि विक्टिम ने ये सिस्टम को वो यूज़ कर रहा है और उसका इस सिस्टम में हो सकता है वो अपडेटेड ना हो या हो सकता है उसका सॉफ्टवेयर का कोई अपडेट अवेलेबल हो और जब उसको वो अपडेट नहीं कर रहा हो और उस सॉफ्टवेयर का कोई ना कोई एक्सप्लॉइट मार्केट में आ रखा हो। एक्सप्लॉइट का मतलब कोई ना कोई अटैक का तरीका मार्केट में आ रखा है कि सॉफ्टवेयर से उस सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ कर सके, ठीक है। तो यहाँ देखो इसके बाद क्या होता है कि जब वो एक्सप्लॉइट को क्रिएट करता है या मालवेयर को क्रिएट करता है, तो वो काम करता है कि लेजिटमेटली ही किसी फाइल में या किसी PDF में उस वायरस को या फिर मान के चलो उस मालवेयर को या उस एक्सप्लॉइट को इंस्टॉल कर लेता है, ठीक है। PDF में मान के चलो या कोई सॉफ्टवेयर में मान के चलो इंस्टॉल कर देता और फिशिंग ईमेल के थ्रू उसे वो भेज देता है
थर्ड वन होता है हमारा डिलीवरी। इसमें क्या होता है कि हमारा जो अटैकर है वो विक्टिम के पास अपना वेपन को पहुंचाना चाहता है ताकि विक्टिम जो है उस पर क्लिक करे और उसका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। तो वो डिलीवर कैसे करवाएगा, या तो वो फिशिंग ईमेल्स के थ्रू डिलीवर करवा सकता है, और नहीं तो फिर कोई वैसे कॉम्प्रोमाइज साइट पे विक्टिम को ले जा करके वहाँ से वो डाउनलोड करवाएगा, जो साइट पे जाने के बाद साइलेंटली जो मालवेयर है वो डिवाइस में इंस्टॉल्ड हो जाते हैं या फिर डाउनलोड हो जाते हैं। मतलब कह सकते हैं कि किसी भी सोशल इंजीनियरिंग के तरीके से विक्टिम को उसने ट्रिक कर दिया और उसके सिस्टम में वो चीज़ें इंस्टॉल या डाउनलोड करवा दिया। नहीं तो दूसरा ऑप्शन ये भी है कि उसके पास अगर फिजिकली एक्सेस है उसके सिस्टम का, तो वो USB पोर्ट के थ्रू भी सिस्टम में मालवेयर को इंस्टॉल करवा सकता है। फोर्थ स्टेज हमारा आता है एक्सप्लॉइटेशन। इस पर क्या होता है कि यहीं पे ना स्टार्ट हो जाती है फिर सारी चीज़ें। अब मान के चलो कि विक्टिम ने उस लिंक पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब हमारा सॉफ्टवेयर था या जो PDF था या जो भी मालवेयर था वो अब एक्सप्लॉइट हो गया। एक्सप्लॉइट होने के बाद क्या होता है कि उसके पास ना जो हमारा अटैकर है उसको ना एक एक्सेस मिल गया, मतलब हमारे हैकर को उसके सिस्टम का एक्सेस मिल गया, ठीक है। ये एक्सप्लॉइटेशंस का काम होता है। अब आता है इंस्टॉलेशंस। अब देखो इसमें क्या होता है कि अब तो एक्सेस मिल गया, बट क्या होता है इसमें, यहाँ पढ़ो तुम। After gaining, the attacker install malware step behind, such a backdoor, remote access tool, keylogger, so they can keep access even after the system restart. मान के चलो कि तुम्हें एक्सेस तो मिल गया, ठीक है, मतलब मान के चलो कि अटैकर को तो एक्सेस मिल गया विक्टिम का, बट क्या हो कि अगर सिस्टम बंद कर दे, ठीक है, जो भी विक्टिम हो सिस्टम को बंद कर दे या रीस्टार्ट करे तो एक्सेस तो चला जाएगा। तो एक काम करता है वो कि वो अब एक बैकडोर बनाता है सिस्टम में, या और भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करता है ताकि सिस्टम रीस्टार्ट भी हो जाए या बंद भी हो जाए तो उसका जो परसिस्टेंस है वो बना रहे, एक्सेस कभी भी जाए नहीं, ठीक है। तो इसको कहते हैं इंस्टॉलेशन, इस वाले स्टेज को। छठा स्टेज में हमारा आता है कमांड एंड कंट्रोल। इसमें क्या होता है कि आप देखो अब तो मालवेयर हो चुका इंस्टॉल, ठीक है, और सारा एक्सेस हो गया, प्रिविलेज वगैरह मिल गया। अब उसका काम होता है कमांड एंड कंट्रोल का। अब वो सारे कमांड को भेजता है, अब पूरे कंट्रोल मिल चुके हैं उसके पास। जो भी उसका काम होता है, डेटा चुराना हो गया या फिर नेटवर्क को मूव करना हो गया, वो सारी चीज़ें, मतलब मान के चलो कमांड एंड कंट्रोल में कि वो एक ब्रिज बना दिया, इतना समझो। अब वो कम्युनिकेट कर सकता है एक लाइन के थ्रू, एक नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेट कर सकता है, वो डेटा चोरी कर सकता है। अब वो सब कुछ कर सकता है कि एक्सेस मिलने के बाद। 7th स्टेप तुम्हारा आता है एक्शन ऑन एंड ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या होता है कि जो भी अटैकर का गोल होता है वो डिसाइडेड होता है कि आखिर देखो कोई भी चीज़ें अगर कोई ना कोई चीज़ अगर कोई कर रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई तो गोल होगा ही ना। तो यहाँ गोल डिसाइड होता है, ठीक है। ये होता है द एंड गेम। अब देखो अटैकर हैज फुल एक्सेस, नाउ एग्जीक्यूट देयर फाइनल मिशन, ठीक है। दिस इज एंटायर चेन वाज बिल्ट फॉर। हाँ, क्यों, अब इसी चीज़ के लिए एंटायर चेन बनी थी। तो देखो क्या होता है, आप देखो समझो। इसमें क्या है कि अब वो डेटा को चोरी कर सकता है, ठीक है, या फिर मान के चलो कोई वैसा प्रोग्राम रन हो रहा हो जो ज़रूरी हो, उसको वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, उसको बंद करवा सकता है, उसको डिस्टर्ब कर सकता है, या मान के चलो सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ करके उसमें रैंसम डाल सकता है और आगे वो रैंसम का डिमांड कर सकता है कि हाँ कि इतना पेमेंट दो, फिर जा करके तुम्हारा सिस्टम सही होगा, ठीक है, वरना सारे फाइल को लॉक्ड और इनक्रिप्ट कर दिया जाएगा और आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। और या मान के चलो कि लॉन्ग टर्म तक में उस पर सर्विलेंस भी रख सकते हैं। मतलब बहुत सारी कंपनी क्या होती है कि हैक करने के बाद ना लॉन्ग टर्म तक देखती है कि हाँ क्या क्या चल रहा है, क्या क्या नहीं चल रहा है, इन्फॉर्मेशन के लिए। बहुत सारी कंट्रीज में ऐसा होता है कि लोग सर्विलेंस रखते हैं दूसरे कंट्री के ऊपर, क्या आखिर उस देश में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें चलती है, ठीक है। तो ये था हमारा साइबर किल चेन का 7 स्टेज। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।